हाय फ्रेंड्स, आई एम अमरीश यादव और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूके पॉइंट में। रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है तो एंड टू एंड जॉइनिंग होती है। जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये खत्म होगा, यहीं से दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एंड टू एंड जब जॉइनिंग होती है तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और यही चीज़ जब पैरेलल हो जाए, यानी एक ऊपर जा रहा है, दूसरा इसके इधर से हो जाए, तो ये दो पॉइंट के बीच में ही दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, रेजिस्टेंस हमने बात करी, जब सीरीज में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? एंड टू एंड जॉइनिंग होगी। और जब पैरेलल की बात करेंगे तो दो पॉइंट के बीच में ही एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड होंगे, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इनके अंदर क्या चीज़ होती है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट सेम होगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें वोल्टेज सेम होगा। चीज़ ध्यान रखें कि किसमें क्या चीज़ सेम होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, V1 V2 V3। ऐसे इसमें करंट अलग अलग हो जाएगा, I1 I2 I3, हर कंडक्टर के लिए, हर मतलब जो भी हमारा रजिस्टर है उसके लिए। फॉर्मूला देख लो, जब सीरीज में होंगे तो उसके लिए हम आर टोटल कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अगर हम पैरेलल की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। आगे बात करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? हीटिंग इफेक्ट की। इसको अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे जाके। हीटिंग इफेक्ट आपको पता है क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो करा जाता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो अपोज कर रही होती है उसको। तो अपोज करने के बावजूद भी अगर करंट फ्लो कर रहा होता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, यानी करंट का लॉस होता है। और वो लॉस किस फॉर्मेट में होता है? हीट की फॉर्म में होता है। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, एप्लीकेशंस आपको पता है कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो आयरन में, रूम हीटर में, हीटर्स में, वाटर हीटर में, ठीक है। जो हमारे फ्यूज़ वायर होता है उसके अंदर, सारी चीज़, बल्ब के अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशंस हमने देख ली, इसके काफ़ी हमारे आंखों के सामने भी होती रहती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस। गीज़र में आपने देखा होगा वाटर गर्म करने के लिए हीटिंग इफेक्ट यूज़ करा जाता है। तो इन सब चीज़ों में देन हम इसी का एक लॉ पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करा जा रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, सबसे पहली चीज़। अब वो हीट कैसे कम होगी, कैसे ज़्यादा होगी, उसके बारे में जो बताता है वो हमें जूल्स लॉ बताता है। सबसे पहली बात कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, यानी जो भी करंट फ्लो करा जाएगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हीट। दूसरी बात कहता है कि एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा कहता है जितना ज़्यादा टाइम प्रोड्यूस होगा, मतलब कितने ज़्यादा टाइम तक फ्लो करा जाएगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन्हीं तीन इक्वेशन को मिलाकर इन्होंने अपना लॉ बनाया, इन्हीं तीन इक्वेशन को मिलाकर अपना लॉ बनाया। लॉ का नाम क्या रखा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और फॉर्मूला क्या बना इसका? आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला बना? आई स्क्वायर आर टी। अगर हम कैलोरी में चेंज करेंगे तो 4.18 से इसको डिवाइड कर लेंगे। जूल में डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है इसका एच इक्वल टू वी आई टी जूल में, और 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। आगे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो भाई आपको पता है, जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? एनर्जी, ठीक है। यानी कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वही एनर्जी कहलाती है। एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो हमारे क्या होती है? वर्क डन कराती है। क्या कराती है? वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी। सेम जो हमारा हीट का फॉर्मूला था वही हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? चलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या एक सेफ्टी डिवाइस है कि जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होता है तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो वायर यूज़ होता है, देखिए सॉफ्ट, इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। ऐसे होता है और इसके अंदर एक वायर रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वायर किसका बना होता है? या तो ये कॉपर का बना होगा और टीन का बना होगा, प्योर टीन का, या तो ये प्योर टीन का बनेगा, या तो एक एलॉय होगा। एलॉय किस किस का हो सकता है? इसका कॉपर और टीन का, कॉपर एंड टीन का एलॉय मिला के बनाते हैं। तो दो मेटल हैं जिसकी वजह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है और इसको हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं सीरीज में। लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं
सीरीज में। अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो करा जाता है तो ये वायर यहाँ से मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी सर्किट डिस्क्लोज हो जाएगा और वो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या सिंपली बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है उसका रेट पावर कहलाता है। ठीक है, तो P इक्वल टू हम बोल सकते हैं E अपॉन टी, या P इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग W अपॉन टी। क्या बोल सकते हैं? P इक्वल टू W अपॉन टी या E अपॉन टी हमारे पास फॉर्मूला होता है। और दूसरा E और W का हमने फॉर्मूला देखा था क्या? I स्क्वायर आर टी, तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर, ऐसे P इक्वल टू वी आई। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। और 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट हो तो उसकी जो ऐसा यूनिट आती है क्या आती है? 1 वॉट। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या आती है? 1 किलोवाट आवर। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या थी? जूल। इन दोनों में रिलेशन क्या था? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर था? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्या था रिलेशन? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। देन हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का हमने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया इसका, ये यूनिट भी देख लिया हमने किसके बराबर होती है। अब हम बात करते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? किसी भी बल्ब के ऊपर आप जाएंगे तो ऐसे लिखा होगा 220 और डैश लगा के 10 वॉट, या ऐसे लिख दिया होगा 10 वॉट 220। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो वोल्ट दे रखा होता है 220 वी, ये दे रखा होता है कि जिसके पावर सोर्स पे वो वर्क करेगा, और ये उसकी पावर दे रखी होती है कि कितने वॉट का वो है। तो पावर का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी 1 सेकंड में वो कंज्यूम करेगा, वो उसकी पावर होती है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की कि कितनी एफिशिएंसी होती है। तो देखिए होता क्या है, एफिशिएंसी हमेशा कुछ ना कुछ कम होती है, कभी भी कोई 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो दिक्कत क्या आती है कि एनर्जी का लॉस होता है किसी न किसी फॉर्मेट में। तो इसीलिए जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर नहीं होता। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आती? 1 आती, लेकिन कभी भी 1 नहीं आती, हमेशा 1 से लेस आती है। ठीक है, तो इसका ये होता क्या है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कि द रेशियो होता है आउटपुट टू इनपुट पावर का, यानी जितनी इनपुट दी जा रही है अगर उतनी आउटपुट पावर आ रही है तो वो एफिशिएंसी बेस्ट होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो वो थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके अप्रॉक्स में हो तब भी वो बेस्ट मानी जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलिए, अभी दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, इसके बारे में देख लेते हैं जरा। हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट शो करा गया जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है अक्रॉस था और इसका ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ है हमारे पास, जिसमें हमें क्या बताना है कि व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें एक चीज़ बतानी है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रेशियो है, यानी क्या डिपेंडेंस बता रहा है, क्या डिपेंडेंसी है, यानी कैसे डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो आपको पता है ये ग्राफ किसका था? ओम्स लॉ का था। ओम्स लॉ कहता था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो पहली चीज़ का हमें आंसर मिल गया कि भाई जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका आंसर सबसे पहली चीज मिल गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। दूसरी चीज क्या कह रहा है? फाइंड द करंट दैट फ्लो थ्रू द रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स 2.5। ये कह रहा है जब 2.5 पर वोल्टेज होगा तो उस टाइम पे करंट कितना होगा। तो जब देखिए भाई सीधी सी बात है, हमारे पास रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे इसका, तो पहली चीज़ 1 और 1 के इस पर निकालेंगे, कितना आएगा? तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम। कितना आ जाएगा? 10 ओम। 10 ओम हमेशा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तब। तो आपको पता है रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट पता है, पुट करके वैल्यू निकाल देनी है कितना एम्पियर करंट आएगा। तो 0.25 एम्पियर करंट हमारा सॉल्व करके आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम डिपेंडेंस देख रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिपेंडेंस पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, तो हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस रखा उसके अंदर और 5 रीडिंग ली। कितनी रीडिंग ली? 5 रीडिंग ली वी और आई के बीच में, और एक ग्राफ ड्रॉ करा जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। उस लाइन का मतलब क्या है? और राइट द मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। और एक मेथड बताइए जो इसको कर सकता है एक्सप्लेन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखा तो वो ओम्स लॉ वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास।
ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोग रीडिंग्स ले रहे थे, वी और आई की रीडिंग ले रहे थे। तो हमने जब रीडिंग ली तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इसका जो स्लोप होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, रेजिस्टेंस।